नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान में रीट मेंस 2023 का एग्ज़ाम हो चुका है। इस एग्ज़ाम में कैंडिडेट्स का सामना कुछ ऐसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन से हुआ, जिनके डिलीट होने की संभावना पूरी पूरी है। इसका फाइनल आंसर तो आपको जब बोर्ड आंसर की जारी करेगा तब मिलेगा। पर आज हम ऐसे ही क्वेश्चंस के बारे में विद प्रूफ बात करने वाले हैं जो डिलीट होने वाले हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। उससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब सेतु पर। आज हम रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो लेवल 2 का एग्ज़ाम हिंदी सब्जेक्ट के लिए हुआ तो उसमें पूछे गए मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं और जिन क्वेश्चन के डिलीट होने या फिर बोनस होने की संभावना है उन क्वेश्चंस के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 था, जो कि पूछा गया था कि राजस्थानी में रामायण रचनाकार कौन है, यानी कि राजस्थानी में रामायण किसने रचित की, यानी कि किसने लिखी। तो इसमें ऑप्शन आपके दुर्सा जी, मेहो जी, नैण सिंह और साया जी थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे टीचर हनुवंत सिंह किंकर को बता रहे हैं। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन के कौन कौन से आंसर पॉसिबल हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पुस्तक राजस्थान कला एवं संस्कृति से रिलेटेड है। इसमें ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और इसमें वो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जान लेते हैं वो क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया था राजस्थान भाषी के विद्वान व राजस्थानी में रामायण के रचयिता कौन है। ये क्वेश्चन आपका पटवार 2011 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया और इसमें सही आंसर आपका माना गया था हनुवंत सिंह किंकर को, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी राजस्थानी भाषा में रामायण के रचयिता को संत हनुवंत सिंह किंकर को ही बताया गया है। ये दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक है, इसके अंतर्गत भी यही बताया गया है। लेकिन यही क्वेश्चन राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है, ये आपका जेई विद्युत डिप्लोमा जो 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। लेकिन इसमें आपका हनुवंत सिंह किंकर तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है और इसमें सही आंसर आपका समय सुंदर को माना गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह इस बार भी इस क्वेश्चन में हनुवंत सिंह किंकर को ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन सभी बता रहे हैं कि इसमें मेहो जी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जो राजस्थानी भाषा में रामायण का अनुवाद है कई सारे लेखकों ने किया है, केवल हनुवंत सिंह किंकर जी ने ही नहीं किया। तो इसमें मेहो जी ने भी, जो कि विश्नोई समाज से और जाम्बुजे की परंपरा से आते हैं, तो उन्होंने भी रामायण का अनुवाद राजस्थानी भाषा में किया है। अब देखना यह है कि अधीनस्थ बोर्ड इस क्वेश्चन को क्या मानता है, डिलीट करता है, बोनस देता है या फिर मेहो जी को सही आंसर मानता है। आप हमें बताइए कि आप कौन सा आंसर करके आए हैं। नेक्स्ट जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन नंबर 17 रहा। इसके अंतर्गत पूछा गया कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई। ऑप्शन इसमें 1940, 1942, 1945 और 1936 रहे। बच्चों का कन्फ्यूजन अब 1942 और 1936 के बीच में है। अब हम देख लेते हैं कौन सी बुक में क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह कक्षा 9 की राजस्थान एवं स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा वाली बुक है राजस्थान बोर्ड की। इसमें दिया हुआ है कि बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना सन 1936 में की गई। साथ ही दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। कक्षा 12 की जो बोर्ड की पुस्तक है उसमें भारत का जो इतिहास पुस्तक है उसके अंतर्गत बताया गया है कि रघुबर दयाल ने 22 जुलाई 1942 को बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की। तो इसमें आपका आंसर 1942 दिया हुआ है। साथ ही हम दूसरी बुक देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बुक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है। राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, डॉक्टर हुकमचंद जैन की ये बुक है। तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि 22 जुलाई 1942 को रघुबर दयाल गोयल ने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की। तो इसका सही आंसर बोर्ड 1942 मानता है या फिर 1936, क्योंकि जो 1936 9th की बुक में दिया हुआ है वो बीकानेर
राज्य लोक परिषद के बारे में बताया गया है। अब लोक परिषद और प्रजा परिषद दोनों एक ही मानता है या अलग अलग मानता है, तो देखना होगा बोर्ड कौन सा आंसर सही मानता है। हमारी नज़र में 1942 सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका कंफ्यूजिंग रहा वो क्वेश्चन नंबर 27 था। इसके अंतर्गत पूछा गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही, ये पूछा गया। इसमें ऑप्शन आपके जोधपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर रहे। जबकि 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 जो इसका इंग्लिश वर्जन है उसमें क्वेश्चन में पूछा गया, एज पर द सेंसस ऑफ 2011 द डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान वेयर परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। तो इस इंग्लिश वाले क्वेश्चन में आपका परसेंटेज पूछा गया, जबकि इसमें नॉर्मल आपकी जनसंख्या पूछी गई कि कितनी है। अब बच्चों का कन्फ्यूजन ऑप्शन नंबर बी कोटा और जयपुर के बीच में है, क्योंकि कोटा की जनसंख्या प्रतिशत ज़्यादा है जबकि जयपुर की टोटल जनसंख्या ज़्यादा है। तो हिंदी के अनुसार आपका इसमें आंसर हो जाएगा जयपुर, लेकिन अगर इंग्लिश क्वेश्चन को पढ़े तो उसमें आपका आंसर कोटा चला जाएगा। अब इनके लिए हम देख लेते हैं कौन सी बुक में क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये दिनवाल पब्लिकेशन की बुक है और इसके पेज नंबर 300 पर ये दिया हुआ है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला आपका जयपुर बताया गया है, जबकि जिसमें जनसंख्या प्रतिशत ज़्यादा है वो है कोटा जिला। हर एग्ज़ाम में बोर्ड ये साफ साफ बता देता है, अगर हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन रहता है तो इंग्लिश वाला ही मान्य रहता है। अब देखना यह है कि बोर्ड इंग्लिश वर्जन को सही मानता है या फिर हिंदी वर्जन को, क्योंकि ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है, क्योंकि एक वर्ड ट्रांसलेशन में इंग्लिश वर्जन में एक्स्ट्रा दिया है। आप हमें बताइए आप कौन सा आंसर कर आए हैं। नेक्स्ट जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन नंबर 55 रहा। इसके अंतर्गत पूछा गया कि चेयरमैन ऑफ कोठारी कमीशन वाज, यानी कि कोठारी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें आपके ऑप्शन लक्ष्मण सिंह, दातार सिंह, प्रभुदान सिंह और स्वामी सिंह। जैसा कि आप सबको पता है कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष श्री दौलत सिंह कोठारी जो कि उदयपुर से थे वो थे। अब इसमें मेंशन नहीं किया गया क्योंकि कोठारी जो आयोग था वो कई बार बना और उनके अध्यक्ष अलग अलग थे। उसमें देव सिंह कोठारी भी एक बार अध्यक्ष थे, उसमें दौलत सिंह कोठारी भी थे, और इसमें दौलत सिंह कोठारी तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं दिया गया। तो इसमें कन्फ्यूजन यही है कि कौन से कोठारी आयोग के बारे में बात कर रहे हैं। लगता है दौलत सिंह की जगह उन्होंने दातार सिंह को मिसप्रिंट कर दिया है। अब देखना यह है कि ये क्वेश्चन डिलीट होता है या फिर बोनस देते हैं। आप हमें बताइए कि आप कौन सा आंसर इसके लिए करके आए हैं। नेक्स्ट जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 87, इसके अंतर्गत पूछा गया था कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। इसमें ऑप्शन आपके मिठास, सजावट, ममता या फिर बुढ़ापा। तो ये क्वेश्चन आपका हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध जो कक्षा 9 से 12 के लिए चलती है उसमें पेज नंबर 19 पर दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये वो बुक है जिसके अंतर्गत ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है और इससे भाववाचक संज्ञा आपकी बुढ़ापा बनती है। बूढ़ा को हम एज ए विशेषण भी यूज करते हैं और एज ए जातिवाचक संज्ञा भी यूज करते हैं। जैसे बूढ़ा मर गया, बूढ़ों से प्रेम करो, बूढ़ा क्या नहीं कर सकता। साथ ही आपको बता दें कि सजावट क्रिया से बना हुआ शब्द है, जबकि आपका ममता जो सर्वनाम से बना हुआ है और मिठास आपका विशेषण से बना हुआ है। तो इसमें सही आंसर आपका बुढ़ापा रहेगा। अब देखते हैं बोर्ड इसमें कौन सा आंसर सही मानता है। नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नंबर 115 रहा। इसके अंतर्गत पूछा गया कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, यानी कि पुल्लिंग इसमें से कौन सा है। तो इसके ऑप्शन आपके गुणवती, नेत्री, डिब्बा और युवा। तो बच्चों का कंफ्यूजन डिब्बा और युवा दोनों के बीच में है, क्योंकि दोनों ही ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं कहलाते। अब देख लेते हैं कौन सी बुक में ये दिए हुए हैं। आपकी जो कक्षा 9 से 12 के लिए हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध की जो बुक चलती है राजस्थान बोर्ड की, तो उसके अंतर्गत बताया गया है
पेज नंबर 41 पर डिब्बा और डिबिया, डिब्बा इसमें पुल्लिंग है जबकि डिबिया इसमें स्त्रीलिंग है। साथ ही युवा शब्द के बारे में जो हिंदी व्याकरण माला डॉक्टर KR मायर की बुक है उसके अंतर्गत बता दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, युवा इसमें पुल्लिंग बताया गया है और स्त्रीलिंग इसका युवती है। अब देखना यह है कि बोर्ड इसमें कौन सा आंसर सही मानता है। आप हमें बताइए आप कौन सा आंसर करके आए हैं। नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नंबर 86 रहा। इसके अंतर्गत पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है, यानी कि क्रिया के विषय में कौन सी बात गलत है। तो इसमें बच्चों का कंफ्यूजन ऑप्शन ए जो कि क्रिया एक अविकारी शब्द है और ऑप्शन सी जो कि रचना की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक और सकर्मक दो भेद होते हैं। बात करें ऑप्शन ए की, इसमें बताया गया कि क्रिया एक अविकारी शब्द है। जी नहीं, क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया के साथ साथ आपकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया सारे के सारे आपके विकारी शब्द हैं क्योंकि इनसे विकार उत्पन्न होता है। जैसे कि आप बात करें कर्ता जो क्रिया है उसका अगर कर्ती करते हैं तो आपकी लिंग के आधार पर विकार उत्पन्न होता है। अगर इसे करते बोलते हैं तो इसमें वचन के आधार पर आपका विकार उत्पन्न होता है। बात करें ऑप्शन सी की, तो इसमें बताया गया रचना की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक और सकर्मक दो भेद होते हैं। जी नहीं, रचना के आधार पर नहीं होते, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद अकर्मक और सकर्मक होते हैं। तो इसे देख लेते हैं कौन सी बुक में है और कहाँ से ये आया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध जो 9 से 12 के लिए व्याकरण की बुक चलती है राजस्थान बोर्ड में, उसमें से एक क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें क्रिया के भेद आपको कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में बताया गया है। लेकिन बात करें डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना के बारे में, इनकी बुक के अनुसार रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद इन्होंने सकर्मक और अकर्मक बताए हैं। तो अब देखना यह है कि बोर्ड कौन सा आंसर इसमें सही मानता है। हमारी नज़र में ये आंसर आपका क्रिया एक अविकारी शब्द है, ये रहेगा। आप हमें बताइए कि आप कौन सा आंसर करके आए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग रहा वो क्वेश्चन नंबर 88, जिसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें वाक्य आपके थे श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है और बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। तो बच्चों का कंफ्यूजन ऑप्शन बी एक गाय घोड़े वाले में और ऑप्शन सी काशी वाले आंसर में रहा। देखते हैं ये कौन सी पुस्तक से क्वेश्चन आया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की ये बुक है। इसमें से ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा का सीधा जैसा है वैसा का वैसा ही पूछ लिया गया है। और आपको बता दें कि इस पुस्तक में से बहुत सारे क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में आए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें बंदूक वाला भी बता रखा है, इसमें शस्त्र की जगह आपका अस्त्र आना चाहिए था। अनेकों नाम श्री कृष्ण के, इसमें अनेक आना चाहिए था। और जो ऑप्शन आपका सही होगा वो है एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी वाक्य में भिन्न भिन्न वचनों के और भिन्न भिन्न लिंगों के कर्ता हो तो क्रिया जो आपकी है अंतिम कर्ता के अनुसार उसका लिंग चेंज होता है। तो इसमें जैसे एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी है तो मैदान में चर रही है इसमें आंसर, यानी कि बकरी के अनुसार इसका आंसर चर रही आएगा और ये आपका आंसर शुद्ध रहेगा। और जो दूसरा काशी से रिलेटेड आंसर था वो भी इसी बुक में से आया है। तो जैसा कि देख सकते हैं, इसमें काशी वाले जो ऑप्शन है वो बता दिया गया है कि काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग माना गया है। काशी जो है स्त्रीलिंग माना गया है और ऑप्शन में आपका काशी को पुल्लिंग बताया गया है, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा। अब देखते हैं बोर्ड इसमें कौन सा आंसर सही मानता है। और जिन बच्चों ने ये पुस्तक पढ़ी है उनके बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। नेक्स्ट जो आपका जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 81 रहा। इसके अंतर्गत पूछा गया था कि प्रभा एक सुशील कन्या है। वाक्य में आपसे विशेष से पूछा गया था।
तो इसमें बच्चों का कन्फ्यूजन ऑप्शन ए प्रभा और कन्या के बीच में है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले को विशेष्य कहते हैं। तो इसमें विशेषण एक सुशील है और इसकी विशेषता यानी कि इसका विशेष्य कन्या है। अब इसके लिए हम आपको बताते हैं कि कौन सी बुक से है। ये क्वेश्चन भी आपका सीधा सीधा आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वाली पुस्तक जो कि डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक है, इससे ही डायरेक्टली पूछ लिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल सीधा सीधा प्रभा एक सुशील कन्या है इसमें दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि सुशील कन्या का विशेषण है। जैसे कि हम कहें कि सीता इज ए गुड गर्ल, तो गुड किसकी विशेषता बता रहा है? सीता की नहीं बता रहा, ये गर्ल की विशेषता बता रहा है, यानी कि लड़की की विशेषता बता रहा है। तो लड़की इसमें आपकी विशेष्य हो जाएगी। अब देखते हैं अधीनस्थ बोर्ड इसमें कौन सा आंसर सही मानता है और आप हमें बताइए आप कौन सा आंसर करके आए हैं। नेक्स्ट आपका कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नंबर 84 रहा। इसमें पूछा गया कि किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इसमें सही आंसर आपका कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो बच्चों का कन्फ्यूजन है कि इसमें कामायनी के ऊपर दुकेरा वाला उद्धरण चिन्ह होता तो मानते, लेकिन जो कामायनी के ऊपर लगा हुआ है सिंगल ये आपका उद्धरण चिन्ह है। तो दो तरह के उद्धरण चिन्ह इकेरा और दुकेरा दोनों तरह के होते हैं। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप बताइए कि आप कौन सा आंसर करके आए हैं। नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नंबर 78 रहा। इसमें पूछा गया कि अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? यानी कि अपने के बारे में पूछा गया कि इसमें ये कौन सा सर्वनाम है। आपका अनिश्चयवाचक है या फिर संबंधवाचक है या फिर निजवाचक है या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो हमारी नज़र में इसका आंसर निजवाचक सर्वनाम है। बच्चों का कन्फ्यूजन संबंधवाचक के बीच में है कि ये कहीं संबंधवाचक सर्वनाम तो नहीं है। तो आप बताइए कौन सा आंसर करके आए हैं और देखते हैं अधीनस्थ बोर्ड कौन सा आंसर इसमें सही मानता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग वाला था वो क्वेश्चन नंबर 117, जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है। इसमें युग्म बताए गए तत्सम और तद्भव के और उनमें पूछा गया कि कौन सा गलत युग्म है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो क्रॉस और कोण वाला है ये आंसर होना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे अरिष्ट और रीठा को भी करके आए हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सी बुक में से आया है। ये क्वेश्चन आपका वृहद व्याकरण कोश जो डॉक्टर के.आर. माहिया की बुक है उसके अंतर्गत आया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तत्सम और तद्भव शब्द बता रखे हैं। तो यहाँ पर आपका ये युग्म दिया हुआ है अरिष्ट और रीठा का। ऐसे ही जब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो इसमें आपका क्रॉस और कोण वाला भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि क्रॉस का जो तत्सम शब्द है उसका होगा आपका तद्भव कोस और कोण का आपका तद्भव शब्द होगा कोना। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। लेकिन जब हम इस पुस्तक के अगले पन्नों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी ये अरिष्ट आपको मिलता है। इसमें आपका ठय की जगह टय का प्रयोग किया गया है। अगर टय का प्रयोग सही है तो वो युग्म भी गलत है। इसका सही आंसर आपका ए होगा। अगर ये ठय है या टय है किसके अनुसार आंसर देता है यह अधीनस्थ बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आंसर वो सही मानता है। आप हमें बताइए कि आप कौन सा आंसर इसका करके आए हैं। नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहा वो क्वेश्चन नंबर 90 रहा। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन बी यानी कि आग बबूला और ऑप्शन सी एक दंत के बीच में बच्चों का कंफ्यूजन रहा। योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनके संदर्भ में कोई अन्य अर्थ ही निकलता है। तो इसमें जैसा कि आपको पता है कि आग बबूला होना एक मुहावरा भी है। उसका अर्थ होता है क्रोध में आ जाना या क्रोध हो जाना। लेकिन इसमें आग बबूला एक साथ लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए। साथ ही जो दूसरा ऑप्शन नंबर सी है उसमें एक दंत है। एक दंत का आपको मतलब पता है, ये गणेश भगवान के लिए यूज होता है। हमारी नज़र में आपका एक दंत होना चाहिए आंसर। अब देखते हैं अधीनस्थ बोर्ड इसमें कौन सा आंसर सही मानता है। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग
क्वेश्चन नंबर 80 रहा। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें बच्चों का कंफ्यूजन ऑप्शन नंबर सी कंजूसी और शठता ऑप्शन नंबर डी के बीच में रहा। तो जैसा कि आपको पता है कंजूसी कंजूस से बना है और शठता आपका शठ से बना है। तो कंजूस और शठ आपकी संज्ञा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही ये विशेषता भी बताते हैं। जैसा कि आपको पता है कि गुण रंग बुद्धि की विशेषता बताने वाले को विशेषण भी कहते हैं। तो इसमें सही आंसर आपका शठता हो जाएगा। क्यों? आपको क्या लगता है, आप कौन सा आंसर करके आए हैं? और देखते हैं अधीनस्थ बोर्ड इसमें कौन सा आंसर सही मानता है। नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 134, इसके अंतर्गत पूछा गया कि कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि से किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन शिक्षण विधियों से पूछा गया। इसमें बच्चों का कंफ्यूजन ऑप्शन ए मोंटेसरी विधि और ऑप्शन डी साहचर्य विधि के बीच में है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर साहचर्य विधि के बारे में बताया गया है कि ये पाश्चात्य विधियों की देन है। इसका आविष्कार मैडम मोंटेसरी ने किया था और इसमें आपके वस्तुओं के सामने उनके नाम से कार्ड रखे हुए होते हैं। पुनः कार्डों को मिलाकर बालकों को वितरित कर दिया जाता है और उन्हें उन कार्डों को उचित स्थान पर रखने को कहा जाता है। इस तरह से ये विधि प्रयोग में लाई जाती है। बात करें मोंटेसरी विधि की, तो ये बुक है आपकी फर्स्ट रैंक की और फर्स्ट रैंक पे ये आपका पेज नंबर है 142। वहाँ पर ये इसका आंसर दिया गया है। मोंटेसरी विधि के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया कि मारिया मोंटेसरी ने 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की आयु के बालकों को शिक्षा देने में जिस विधि का प्रयोग किया उन्हें मोंटेसरी विधि के रूप में भी जानते हैं। इसमें बालकों को खेल द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं और इस विधि के अंतर्गत चिकने सादे कागज पर सैंड पेपर से बने अक्षरों के कार्डों को चिपका कर अक्षरों की आकृति को समझाने का प्रयास किया जाता है और अवसर प्रदान किया जाता है। साथ ही अक्षरों की आकृति पर बार बार उंगली घुमाकर बालक जब उन्हें पहचानने का अभ्यास करते हैं तब शिक्षक उनका उच्चारण करता जाता है, जिससे बालक अक्षरों की ध्वनि और आकृति में सामंजस्य स्थापित कर सके। तो इसमें सही आंसर आपका साहचर्य विधि होगा, क्योंकि इसमें शब्दों का चित्रों के साथ मिलान किया जाता है। कुछ बच्चे और कुछ टीचर इसमें दोनों को ही एक मान रहे हैं कि मोंटेसरी और साहचर्य विधि सेम ही है, जबकि ये दोनों अलग अलग विधियां हैं। तो आप बताइए कि आप कौन सा आंसर इसमें करके आए, मोंटेसरी करके आए या फिर साहचर्य विधि करके आए। अब देखना ये होगा कि अधीनस्थ बोर्ड इसमें कौन सा आंसर सही मानता है। नेक्स्ट जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 103 रहा। इसके अंतर्गत पूछा गया कि लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है। अगर हम लोकोत्तर का समास विग्रह करते हैं तो लोक से उत्तर इसका समास विग्रह होता है और इसमें आपका आंसर लोक से उत्तर में लोक से उत्तर होता है। तो इसमें आंसर आपका आपादान तत्पुरुष आंसर रहेगा। आपको क्या लगता है इनमें से कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, कितने बोनस क्वेश्चन होंगे और बोर्ड कितने आंसर्स को सही मानेगा, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डेली लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।